हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। इस चैनल में आप पढ़ पाएंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। फिलहाल चल रही है क्लास 12th फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ और आज का वीडियो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से पार्ट 1। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के इस लेक्चर में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन। हमारा आज का थर्ड टॉपिक होगा बायो-सेवर्ट लॉ और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा लॉरेंज फोर्स। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आप एक एनिमेशन देख सकते हैं जिसमें हमने दो मैग्नेट्स लिए हैं। मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स को जब एक दूसरे के सामने रखते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है। मैग्नेट्स के सेम पोल्स को जब आमने सामने रखते हैं तो उनमें रिपल्शन होता है। कोई भी दो बॉडीज़ एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हैं तो इसका मतलब वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही हैं। यहाँ पर मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्लास 11th फिजिक्स में भी हमने इस तरीके का एक फोर्स पढ़ा है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें हमने पढ़ा है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विदाउट टचिंग दैट ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्लास 11th में बताया गया है कि दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है तो उन दोनों के बीच एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी तरीके से यहाँ पर मैग्नेट्स के बीच में अगर एक फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जो कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस फील्ड को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक इफेक्ट या फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड की विसिनिटी में आकर दूसरा मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। अभी तक हमें जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से हम ये जानते हैं कि एक मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा सकता है, यानी कि मैग्नेटिज्म का बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल ही शो कर सकते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इसका मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या इंटर रिलेशन है। मूविंग चार्जेस से हमारा मतलब है करंट और मैग्नेटिज्म फिजिक्स की अब तक एक अलग ब्रांच मानी जाती थी, बट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये समझ पाएंगे कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन। ऑर्स्टेड एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने अपनी लैब में एक ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने क्या देखा कि एक करंट कैरिंग वायर के पास में अगर एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वायर है और उसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है। जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो क्या दिखाई देता है कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। हमने अपने अपने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा है कि एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट ही मूव कर सकता है। हमने यहाँ पर क्या देखा था? एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, यानी कि किसी भी मैग्नेट के मूवमेंट के लिए दूसरा मैग्नेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल तो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, बट वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है या फिर जो कंडक्टिंग वायर है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो ये नीडल में डिफ्लेक्शन कैसे आ सकता है? तो इस बेसिस पर ऑर्स्टेड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले जिन्हें हम इन पॉइंट्स में देख सकते हैं। पहला पॉइंट तो यही कि ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कराया जाता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मूविंग चार्जेस या फिर करंट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। आप फिर से इस एनिमेशन को देखिए। अगर हम बोलें कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जिसने इस नीडल को डिफ्लेक्ट किया, तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई?
वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में फ्लो होने वाले चार्जेस ने या फिर इस वायर में फ्लो होने वाले करंट ने बनाई। तो ये ऑरस्टेड के कंक्लूजन थे कि मूविंग चार्ज या करंट अपने चारों तरफ स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जिस तरीके से हमने स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि स्टैटिक चार्जेस अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह ऑरस्टेड ने कंक्लूजन निकाला कि मूविंग चार्जेस या करंट अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करते ही हैं, इसके अलावा वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं। इस बात को हम कैसे कह सकते हैं, ऑरस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट से या इस ऑब्जर्वेशन से, जहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन है, यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसकी विसिनिटी में आकर इस मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो पा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और हम इसे कैपिटल B से डिनोट करते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, या फिर हम इसे एक और नाम देंगे बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट ने बताया कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। इससे पहले ऑरस्टेड ऑब्जर्वेशन से ये पहले ही प्रूफ हो चुका था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से होती है। बायो-सेवर्ट ने बताया कि करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। इसके लिए हम एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर लेंगे। यहाँ पर आप फिगर देखिए, इसमें हमने एक XY कंडक्टर लिया है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है। अब हम इस कंडक्टर में एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे जिसे हम बोलेंगे DL वेक्टर। इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट से वेक्टर R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट लेना है और इस P पॉइंट पर हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से होगी। बायो-सेवर्ट ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर डिराइव की जाती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेंथ एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, ये जो ब्लू लाइन आपको शो रही है, इस पूरे वायर का एक छोटा सा पीस या छोटा सा लेंथ है, उसको हमने बोला है लेंथ एलिमेंट। तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो इस लेंथ एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कौन सा डिस्टेंस हमें लेना है, लेंथ एलिमेंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। अब थीटा क्या है, थीटा आप फिगर में देख पा रहे हैं, एंगल है किसके किसके बीच में, वेक्टर R और DL वेक्टर के बीच का एंगल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DL वेक्टर जो है या फिर ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है ये कर्व्ड शेप में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी है। तो इसकी टेंजेंट और वेक्टर R के बीच में जो एंगल है उसे हमने क्या बोला है, थीटा एंगल बोला है। तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद हम सारे चारों टर्म्स को कंबाइन करते हैं और फाइनली हमको क्या मिलता है, DB इज प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। I क्या है, करंट, DL क्या है, लेंथ एलिमेंट, थीटा लेंथ एलिमेंट और वेक्टर R के बीच का एंगल, R क्या है, लेंथ एलिमेंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर हमने K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है जिसकी SI यूनिट में वैल्यू होती है μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई और K की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है μ0। μ0 को आप क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम।
चैप्टर 1 में जब हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4πε0 लिखा जाता है। तो जो ε0 होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और मैग्नेटिज्म में हम क्या यूज़ करते हैं, म्यू नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बाद हम फॉर्मूला में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4π IDL sin थीटा डिवाइडेड बाई r²। अब हम इसके आगे क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में r से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर स्मॉल r से मल्टीप्लाई किया, नीचे r² की जगह क्या हो जाएगा, r³। इसके बाद हम इस फॉर्मूला को इस तरीके से लिख सकते हैं, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4π I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r³। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे dl r sin थीटा, तो इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये dl और r का क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। क्रॉस प्रोडक्ट को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dl r sin थीटा, और बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज़ है। यहाँ तक जब आप dB की वैल्यू लिख रहे थे तो आप सिर्फ क्या लिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। dB का हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड, इसलिए यहाँ पर जो B है वो बोल्ड लेटर से शो नहीं किया गया है। बट नेक्स्ट जब हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम B को बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, विच शोज़ कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बायो-सेवर्ट लॉ का ये फॉर्मूला है, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4π IDL वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r³। ये फॉर्मूला हम कब लिखते हैं, जब आपका मीडियम एक वैक्यूम है, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट लॉ फाइनली हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं जो इस तरीके से है, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4π IDL वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r³। अगर आप इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड में आप क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4π IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय r²। ये बायो-सेवर्ट लॉ का फाइनल फॉर्मूला है, ये बायो-सेवर्ट लॉ के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी के दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। हमने आपको पहले ही बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर आपसे बोला जाए कि जो बायो-सेवर्ट ने मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करके दी उसका मैग्नीट्यूड ये है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप फिर से फिगर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया था, एक करंट एलिमेंट लिया था और उसकी वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की है। ये मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला आया, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक रूल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। तो देखते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इसमें आपको अपना राइट हैंड यूज़ करना है, थंब को इस तरीके से फैलाना है कि जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ब्लू कलर का वायर है या कोई एक रॉड है जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो आपको थंब को किस डायरेक्शन में पॉइंट करना है, करंट फ्लो की डायरेक्शन में। अब आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगे, और जैसे ही आप अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगे तो जो कर्लिंग की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इसके बाद आप एक चीज़ देखिए, जैसे कि अगर आप इस स्क्रीन को एक प्लेन पेपर कंसीडर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर पेज से इस पॉइंट से बाहर आ रही है तो इस पॉइंट से पेज के अंदर जा रही है। फिर से देखिए, मेरा कर्सर जिस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है तो आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रही है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज जा रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस ब्लू रॉड के राइट हैंड साइड
मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रही है या आउट ऑफ द पेज जा रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रही है। इस ब्लू रॉड के लेफ्ट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज आ रही है। इस इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज को हम किसी साइन से डिनोट करते हैं। अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज आ रही है तो वहाँ पर आप उसे कैसे डिनोट करेंगे, एक पॉइंट की हेल्प से। यहाँ पर आपको एक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है जो कि ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा है। क्रॉस का साइन क्या शो करता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनटू द पेज है। तो चलिए फिर से हम अपने पुराने फिगर पर आते हैं जो कि बायो-सेवर्ट लॉ में हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक क्रॉस बना हुआ है। अब इस क्रॉस को हम कैसे बना पाए हैं या फिर हमने कैसे कहा कि यहाँ पर फील्ड इनटू द पेज है, आपको सिंपली क्या करना है, राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। अपना राइट हैंड लीजिए, थंब को इस तरीके से एक्सपैंड करेंगे कि जो थंब की डायरेक्शन होगी वो करंट फ्लो की डायरेक्शन में होगी। इसके बाद हमें अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। तो मान लीजिए हमसे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाती है, तो पी पॉइंट पर आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज होगी, इसलिए यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्रॉस साइन से डिनोट किया है। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ में आपको क्या याद रखना है, उसका फॉर्मूला के अलावा हमें ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर उसका एक मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन हमें किसकी हेल्प से निकालना है, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज Q है जो कि स्मॉल v वेक्टर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लीजिए एट सम टाइम t उस चार्ज की लोकेशन वेक्टर r है। हमारा चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो बोल्ड लेटर्स से चीज़ें डिनोट की गई हैं वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बोल्ड लेटर जहाँ पर भी है तो आपको वो समझना है कि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर दोनों ही फील्ड्स फोर्स अप्लाई करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी और मैग्नेटिक फील्ड उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगी। तो चार्ज को दो तरह के फोर्स एक्सपीरियंस होंगे, पहला होगा इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा होगा मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, जिसकी वैल्यू होती है Q वेक्टर E। इसके अलावा चार्ज जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसकी वैल्यू होती है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। मैग्नेटिक फोर्स आपके लिए एक नया टर्म है। इस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से इसका डिस्कशन करेंगे, इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि कोई भी चार्ज जब वेलोसिटी v से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो दोनों तरह के फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। तो इन दोनों फोर्सेस का कंबाइंड फॉर्मूला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में और इसके अलावा हम चैप्टर के कुछ नए टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।